आराम से उसमें फिल द ब्लैंक्स कर देंगे। मुझे थोड़ा भाषा का पता है, वो अभी डायग्नोज हुआ अपने साथी के साथ रहने के, मुझे आस्था बोलना चाहिए। समस्या ये है कि विश्व व्यवस्था जो चल रही है उसमें आप 5 साइडों से घिरे गए, 5 आपको 5 दीवारों से घेर रखा। एक दीवार है ऑन गोइंग डेवलपमेंट मॉडल, जिसको कॉर्पोरेट डेवलपमेंट मॉडल कह दो। उसका पैरामीटर है फाइनेंस का पोजीशन। फाइनेंस को रेगुलेट हो रहा है एक करेंसी है वर्ल्ड की, वो है डॉलर। 3 आप लोगों को इसलिए मतलब कि हम लोगों को इसलिए ये डेवलपमेंट मॉडल पर ज़्यादा ट्रैप है या पसंद है या लाइक करते हैं कि हमारी कंसेंट मैन्युफैक्चर की जा रही है थ्रू द मीडिया। और 5वां ये है कि जो इस डेवलपमेंट मॉडल को अपोज करे, डॉलर की सुपरमेसी को अपोज करे, फाइनेंस को डाइल्यूट करे, कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ अपोज करे और नई कंसेंट बनाए, उसके लिए है मिलिट्री पावर। तो ऑल 5 साइड्स से 5 डेवलपमेंट मॉडल, फाइनेंस सेंटर, डॉलर, कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री। और इसके अल्टरनेटिव में जो हमारा फाइट है, विचार है, वो अपने 2 टॉप प्रायोरिटीज और 5 प्रिंसिपल्स। झगड़ा इस बात पर है कि ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, पीपल एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ग्लोबल पीस वगैरह, ये कैसे आगे जाएं? कैपिटल को बरकरार रखते हुए नहीं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को टॉप प्रायोरिटी मानते हुए। ये जो 2 कैंप हैं थॉट के, इन 2 कैंपों में पहले तो मैदान जंग होगा विचारों में, उसके बाद मैदान जंग होगा थर्ड प्रोसेस और संगठनों में, और फिर जाकर आगे कहीं वो जब थर्ड प्रोसेस जब कंक्रीट फॉर्म में आएगा तो संगठन और आगे क्या फॉर्म लेंगे वो हमें नॉलेज नहीं इतना, मगर ये 2 पॉइंट है, ये 2 शॉर्ट बात। अब ये सारी सिचुएशन में पहुंचे कैसे हम? इतना सफर करके आए, किसी को समझ नहीं लगी क्यों फंस गए हम। उसके लिए 2-3 स्टांस तो मैं पहले दिन बोल चुका था, कुछ बातें और उसके साथ रिपीट करते हुए कर दूंगा। पहली बात तो यह कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो फाइटिंग कंट्री जो देश युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध लड़ने वाले देशों ने अपनी फौज को तनख्वाह देने के लिए करेंसी और छापी, और जो करेंसी छापने का सिद्धांत था कि जितना गोल्ड होगा उतनी करेंसी छापेंगे, उससे वो उन्होंने डीलिंक कर दिया, बेमेल कर दिया। सोना कम है, करेंसी ज़्यादा है, क्योंकि आर्मी पर्सन को तनख्वाह देनी है ताकि वो अपने फैमिली का गुजारा कर सकें। और रिजल्ट जहां निकला कि अमेरिका ने कहा कि जो मुझसे आपने हथियार लेने हैं, बारूद लेना है, कोई एड लेनी है, मैं सोने में लूंगा और हथियार दूंगा। सेकंड वर्ल्ड वार हो गई, सारी फर्स्ट हो गई। सेकंड जब स्टार्ट हुई तो तब अमेरिका थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा एडवांस हो गया था, और फिर उसने यही शर्त रखी कि अगर आपने मेरे साथ ट्रेड करना है तो मैं गोल्ड में चीज़ें आपसे गोल्ड लूंगा और तब आपको वेपनरी और वगैरह चीज़ें दूंगा टेक्नोलॉजी। तो सेकंड वर्ल्ड वार के नज़दीक क्लोज आने पर अमेरिका के अंदर सोने के भंडार लग गए, और बाकी जितने देश थे उनकी जो करेंसी थी वो इतनी फ्लोटिंग या पेपर प्रिंटिंग बन गई कि जैसे डॉलर चाहे ऐसे उनको डाइल्यूट करते। 44 में ये टर्निंग पॉइंट अब कि एक कॉन्फ्रेंस होती है 40-45 देशों की, जिसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, जब ब्रेटन वुड समझौता,
उस ब्रिटेन वुड्स समझौते में ये होता है कि सारे कंट्रीज मान जाते हैं कि हमारे पास सोना इतना नहीं है, हम डॉलर को मानेंगे कि यही एक विश्व की करेंसी है। अगर ए और बी ने ट्रेड करना है तो डॉलर के जरिए होगा, एक्स और वाई ने ट्रेड करना है तो डॉलर के जरिए होगा, किसी और ने करना है तो डॉलर के जरिए होगा। इसलिए डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गई और उस वक्त जो रेट तय हुआ डॉलर का वो है $35 का 1 औंस सोना। ये बात आ गई डॉलर की सुपरमेसी पर, पर गोल्ड से लिंक्ड है। और फिर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये पॉलिसी बनाई कि जो जिसको मार्शल प्लान बोलते हैं बहुत सारे अर्थशास्त्री, कि जो हम विकास करेंगे, जो हमारे पास पैसा सरप्लस है, जो हम विकास करवाएंगे, उसकी एक शर्त होगी, एक फ्री मार्केट और कोई भी देश रशिया के कैंप में ना जाए। फॉरेन पॉलिसी और दूसरे कंट्री की नेशनल इकोनॉमी को विकास करने का जोड़। अगर हमने अमेरिका से पैसा लेके विकास करना है तो कंडीशन फॉरेन पॉलिसी में ये आ जाए कि रशिया के साथ गठजोड़ नहीं होगा, तब पैसा देंगे। तो जहां विकास और फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका ने जोड़ दिया और जोड़ा रशिया को रख करके सामने कि कोई भी कंट्री उधर मत जाए। बात आगे बढ़ गई, अमेरिका जंग लड़ता रहा और जब वियतनाम की जंग में अमेरिका वहां ही पहुंच गया जहां दूसरे देश पहुंचे थे 1931-32 के आसपास, कि इसके पास जितनी फौज लड़ रही थी बाहर, उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा डॉलर छापने पड़े। और उस वक्त का पता नहीं वो रेगन था कि कौन था, जा 71 की बात है जे, उसने फौरी फैसला कर दिया कि अब डॉलर गोल्ड से स्टैंडर्ड से नहीं चलेगा। जब डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया 70 के बाद, जिसका बाद डॉलर भी ऐसे ही करेंसी बन गई जैसे पाउंड है, रुपया है, लिरा है, फ्रैंक है, मार्क है या दूसरे कंट्री को है, ऐसे डॉलर बन गया जी 70 के बाद। अब उस डोमिनेशन को रखने के लिए पहले तो पैरामीटर था कि गोल्ड है, अब गोल्ड नहीं रहा, जैसे हमारी है ऐसे उनकी है। अब उस पैरामीटर को पूरा करने के लिए उसका सब्स्टिट्यूट है मिलिट्री। उसके लिए एक ही इंस्टांस काफी है कि इराक, ईरान और वेनेजुला, इराक, ईरान और वेनेजुला ने फैसला किया कि हम पेट्रोल एक्सपोर्ट जो करेंगे वो डॉलर में नहीं करेंगे, हम यूरो लेंगे। और वो इस नोशन में थे कि अगर हम डॉलर यूरो को एक एक्सचेंज करेंसी बनाएं तो एक अमेरिका का हैंड लोअर हो जाएगा और शायद ये दो जो बिट्टो पावर हैं यूके और ये फ्रांस मेरी सपोर्ट में रहेंगे। ऐसा जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस वो नहीं हुआ और अमेरिका ने अपने अंदर ये देखा कि ईरान, वेनेजुला और ये अपना इराक, तो उसने इराक को टारगेट किया। जो भी वो उसके में नहीं जाते हुए इराक पर अटैक हुआ, ना न्यूक्लियर बम ना केमिकल बम, कुछ नहीं। इसलिए किया कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज कर दो, जो डॉलर की डोमिनेशन को चैलेंज करेगा उसको नस्तो नमूद कर दिया जाएगा। यही सबक था ईरान के लिए, यही था लैटिन अमेरिका कंट्री वेनेजुला के लिए और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए भी यही गाइडलाइन थी कि जो बेटा बोलेगा उसका हाल यही होगा जो इराक का किया है। मेरी दादागिरी मानो, नहीं तो बात आगे नहीं चलेगी। अब डेवलपमेंट प्लान की बात थोड़ी सी कर देते हैं कि ये जो डेवलपमेंट प्लान है जो मनी सेंट्रिक और ये है, अमेरिका की एक रिपोर्ट है, उसका नाम है फाइनेंशियल
इंटेग्रिटी रिपोर्ट, यही है कुछ और है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, कि जो ग्लोब से फाइनेंस इधर उधर जाता है दुनिया का, उसमें कितनी इंटेग्रिटी, जो उनकी इंटेंशन है क्या, टेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, इरादा, हाँ, उनका इरादा क्या है कि विकास करने का या कुछ और का है। तो उसमें एक 2002 का एक डाटा बताते था हूँ, वो ये है कि 2002 के आसपास अमेरिका ने दुनिया को 1.3 ट्रिलियन डॉलर लोन दिया था दुनिया के लोगों को, गरीब देशों को, तुम अपना विकास करो। और 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने के बाद जो उसको वापस खींचा वो था 3.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 2 ट्रिलियन डॉलर, 2 खरब डॉलर वो एक्स्ट्रा ले गया अपना। और नटशेल में उसे ये निकाल दिया कि जब अमेरिका किसी को $1 उधार देता है तो वहां से वो $24 खींचता है। इस विकास मॉडल के आधार पर भारत चले दिवालिया होगा देर या सवेर, लंका चले दिवालिया होगा देर या सवेर, चाइना चले दिवालिया होगा देर या सवेर। क्यों? कि डॉलर का गोल्ड से लिंक स्टैंडर्ड कोई नहीं, और डॉलर को जब चाहो फ्लक्चुएट कर दो, आगे पीछे कर दो, अगली की इकानमी डिबंक कर दो। इसलिए आज जो स्थिति बनी है कि जो ऑन गोइंग डेवलपमेंट मॉडल जो है, जिसमें एक्सपोर्ट मोड में ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, कि भारत जहाँ से ऑर्गेनिक चावल पैदा करे, अपने बच्चों को ना खिलाए, उन डॉलर वालों को खिलाए ताकि वो हेल्दी रहें और अपने बच्चे जो है वो बीमारी से जो मर्जी होता रहे, क्यों हमें डॉलर चाहिए। ये जो आउटलुक है डॉलर वाली डेवलपमेंट मॉडल की, इसने हमको जहाँ खड़ा कर दिया है कि जहाँ नेचर और ह्यूमैनिटी का नाम लेने से कहते हैं यार क्या है, भूखे मरना है, बगैर पैसे कैसे चल सकते हो। तो ये जो 2 ट्रैक ला दिए उन्होंने, इस ट्रैक से हमको सारे वर्ल्ड को एक नेटवर्क में बांध दिया है। आंकड़ा बता दो भारत का 90 में $25। अच्छा वो बता दें। अच्छा हाँ, वो है लिखा हुआ सारू, हाँ वो तो उसमें लिखा हुआ है हमने कि वो जो 1980 के बाद रशिया जो है वो सारी इंडिया जो है वो 71 में रशिया के साथ था, और इतना क्लोज था कि हमने अमेरिकन लॉबी के आदमी जो हमारा नेबरर है मतलब पाकिस्तान, उसके 2 टुकड़े कर दिए रशिया से कंधा मिला करके। तो इसका मतलब है इंडिया का गेम या पाकिस्तान का गेम एक शतरंज के मोरे की तरह है। कोई राष्ट्रवाद, कोई स्वयंभू सरकार, कोई इंडिपेंडेंट सरकार वर्ल्ड में नहीं है। अगर है तो वो महाशक्तिवाद जो है उसके वो शतरंज के मोरे के तौर पर काम कर दिया। 71 में हमने किया, सहयोगी तौर पर हैं वो। अब उस सहयोग का कारण जो उन्होंने एक अमेरिका ने क्या नया ट्रैप चलाया कि उन वहाँ का वर्ल्ड बैंक, IMF और जो एक अपना अमेरिकन ट्रेजरी, तीनों का फैसला हुआ कि कुछ कंट्री अभी भी रशिया की तरफ देख रहे हैं, या उनकी इकानमी रशिया ने काबू कर ली है, उनको कैसे लाया जाए। तो तब तो इकानमी के 3 ही पैटर्न थे कि जो या प्राइवेट इकानमी हो, प्राइवेट मार्केट चलाओ, कंट्रोल्ड मार्केट हो या मिक्स हो। मिक्स वाले और कंट्रोल वालों को अपने फोल्ड में लाने के लिए एक नया एग्रीमेंट बनाया, उन्होंने कहा वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस के 10 प्रिंसिपल्स हैं। वो 10 असूल अगर अलग से पढ़े जाएं, या फिर टाइम तो ज़्यादा लगेगा, वो पढ़ूंगा नहीं ना मैं सुनाऊंगा, मगर वो हमने सोचा है कि उसको एक ड्रामे के एंगल से पेश करेंगे कि अंकल सैम अमेरिका, चाचा अंकल पूछता है कि बताओ इसके बारे में क्या किया तुमने, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब जे कर दिया है। ऐसे उसकी एक एग्जाम्पल है कि बताओ सब्सिडी के बारे में क्या किया, और जो आपने ब्रॉडर
बेनिफिट के लिए प्रोजेक्ट बनाने, तो उसके लिए क्या किया तुमने? तो भतीजा जवाब देता है कि सर सब्सिडी सारी खत्म कर दी और जो पैसा बच रहा है उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में लगा रहे हैं और तेजी से काम चल रहा है। चाचा दोहरा पूछता है कि टैक्स का दायरा बड़ा किया नहीं? तो भतीजा जवाब देता, हाँ, दूध पर टैक्स है, पनीर पर टैक्स लगा दिया, दही पर टैक्स लगा दिया, आटे पर टैक्स लगा दिया। तो उसने कहा और कोई इसमें को तर्कसंगता है? सर है। वो क्या है भाई? हमने हीरे पर 1.5 टैक्स लगाया है और नई कंपनियां जो आएंगी वो 25% से कम करके 15 कर दिया है। ये हमारी टैक्स की रेशनैलिटी है, तर्कसंगता। जहां से देखा जाए कि दूध पर 5%, दही पर उस पर 5%, नई कंपनी जो आई वो 25 से घटाकर 15 और हीरे पर 1.5%। अब इस धारा से सोचो आप, तो क्या हम अमेरिका के अर्थव्यवस्था के मुताबिक गाइड हो रहे हैं, जहां कोई हम आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं? ये तो बताओ यार। फिर लास्ट में बस एक और पॉइंट है, वो उसके बाद आगे चलेंगे। चाचा पूछता है कि हमारा जमीन का क्या किया तुमने इधर, कि ताकि हम इधर आकर के प्रॉपर्टी बना सकें? तो भतीजा कहता है, सर वो जो हमने वो अपने खेती बाड़ी को 3 बिल लाए थे वो तो टेम्परेरी हमने वापस ले लिए हैं, मगर आपकी कंपनियों को दोबारा जहां लाने के लिए हमने I2U2 का फार्मूला मान लिया सर। हम आपका 300 चेन बनाएंगे I2U2 के फार्मूले के तहत, जिसमें 4 देश हैं, हम 2 तुम्हारे 2, उसमें इजराइल है, अमेरिका है जिनकी टेक्निक और पैसा लगेगा, और एक इंडिया और दुबई है। ये 4 है I2U2 के तहत। और फिर हमने सर लैंड टाइटल एक्ट बना दिया है। लैंड टाइटल एक्ट के तहत जो आदमी ये प्रूव ना कर सके ये खेत तुम्हारा है वो सरकारी होगा, और सरकार को राइट है कि वो आपका उस किसान का खेत जो टाइटल प्रूव ना कर सके वो कंपनी को दिया जाएगा। फिक्र मत करिए, अपने नया कानून बना दिया है। जब इस तरीके से हम ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल इकोनॉमी के मुताबिक पार्ट बन जाते हैं, तो ये सारे स्लोगन जो है ना, राष्ट्रवाद, ये वो, सुरक्षा वगैरह, ये इतने ढीले पड़ जाते हैं कि अपने होश उड़ जाते हैं कि इस नैरेटिव को तोड़ा कैसे जाए। अब लास्ट में रुपये वाला हिसाब बताओ ना, 25 रुपये से 80 हो गए, कितने सन में हो गए? वो सदी उसमें टैब में पड़ा है यार, याद नहीं है क्या? याद तो है थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा, वो ये है कि वो पूछता है कि आपने वो अपना करेंसी का तुम अपनी स्ट्रेंथन कर रहे हो नहीं कर रहे? उन्हें जी अपनी करेंसी स्ट्रेंथन कर रहे हैं पूरी हम सर। कैसे कर रहे हो भाई? देखिए सर कि 90 में हमारी करेंसी का मूल्य था $1 के 20 रुपये, और फिर आ गया $1 के 38 रुपये, उसके बाद आ गया $1 के 40 रुपये, फिर आ गया 50, फिर 65, और आज सर 80 ना, इसको मैं रिवर्स पेश करता हूँ, $1 में $80 रेट है हमारा। हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, बड़े बन गए हैं। आज हमारा भारत विश्व गुरु है, क्योंकि $1 में $80 आ रहे हैं। इतना कोई और चाहिए? $1 में $80 है, तो इसलिए हम विश्व गुरु बन गए ना। तो इस तरीके से जब इकॉनमी को आप डाउन कर देते हो तो वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आना लाजमी है। अब लास्ट में कि ये जो माल है, जैसे जैसे लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, कार का परचेज, मोटरसाइकिल का परचेज 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद रिन्यू करोगे आप, उनका प्रॉफिट लगातार चलना चाहिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आता है ना, कई बार उसको मानता है शायद डेवलपमेंट थे अपनी कर रहे हैं ना, इसका भी एक्चुअली बेसिकली वो लॉ है सस्टेनेबल प्रॉफिट का। मैं ऐसे मेरी इंटरमिशन बड़ी समझो आप, मेरी मिस इंटरप्रिटेशन समझो
या गलत बयानी समझो कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, वो है बेसिकली सस्टेनेबल प्रॉफिट गोल। उस सस्टेनेबल प्रॉफिट के लिए कि लगातार नफा चलता रहे, तो उन्होंने नया एक टारगेट बनाया है, उसका नाम रख दिया उन्होंने नेचुरल वेस्ट इकानमी, बायो वेस्ट इकानमी या नेचर सेंटर इकानमी कह लो आप। इसकी एग्जाम्पलें अभी इंडिया में हुई हैं दो बातें, कि एक वाइल्ड लाइफ का ला है, जहाँ सागर राय जानते होंगे अच्छी तरह से, कि हाथी जहाँ होता है, हाथी को हैबिटेट से रिप्लेस करना इंडियन लॉ के मुताबिक अपराध माना जाता है। उस धारा को हटा दिया है, उस धारा को हटा दिया है। अब होगा क्या कि जहां अंडानी को कोयले के लिए वो लाइसेंस दे रहे हैं, वहां हाथी हैं, और इधर कहीं एक जंगल में अंबानी को वो एक सेंचुरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो हजारों एकड़ जंगल में घेर करके वहां शेर, चीते, हाथी को पाला जाएगा। तो वहां से हाथी उठा करके अंडानी के हाथी जहां उन्हें माइनिंग करनी है, वहां से निकाल करके अंडानी के यहाँ छोड़ेंगे, सर ये अंबानी के यहाँ, और अंबानी उनको सेंचुरी बना करके पैसे कमाएगा, तो वहां से भी कैपिटल जनरेट, और जहां से हाथी निकाले गए वहां से कोयला निकलेगा, वहां भी पूंजी जनरेट। इस किस्म का विकास जब अमेरिका के कहने पर भारत सरकार करे, तो ये सबसे बड़ा काम तो यही है ना, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। और उसके लिए वो आप कह रहे हैं जो वर्ल्ड का है, कि उन्होंने एक 2019 में, बस ये लास्ट बात आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और यूएनओ का एग्रीमेंट हुआ। अब देख लो बात कि यूएनओ एक सरकारी है जहां पीएम ऑफ इंडिया जाता है, पीएम ऑफ पाकिस्तान जाता है, वहां बिल गेट नहीं जाता। बिल गेट को बुलाया जाए तब आएगा। ऐसे बिल गेट का कोई राइट नहीं है कि वो यूएनओ में जाके एड्रेस करे, यूएनओ डिमांड करे, बिल गेट आता है। ठीक है बात। इसका मतलब वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है यूएनओ। अब यूएनओ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एग्रीमेंट करते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमने लागू करना है, आपने, हम आपको फाइनेंस करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं इकट्ठे मिलकर के। उस एग्रीमेंट के खिलाफ विश्व की 400 संगठन ने प्रोटेस्ट किया है कि ये तुम पब्लिक, प्राइवेट, ग्लोबल, कारपोरेट रूलिंग एलीट बना रहे हो, कि पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है भी ग्लोबल लेवल पे, और उनका काम होगा राज करना। और उसका तजर्बा कोरोना के दौरान हुआ। बात ये है, कोरोना के दौरान हुआ। उन्होंने कोरोना से पहले, आने से पहले 2019 में ही बिल गेट और वहां खत्म करते हैं। अच्छा कोरोना के आने से पहले अमेरिका के अंदर जो एक बड़े पूंजीपति हैं, रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन, बिल गेट वगैरह ने, इन्होंने का नाम है गुड क्लब। तो उस गुड क्लब के अंदर कुछ उन्होंने जो अपनी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ले ली वगैरह वगैरह, उसमें उन्होंने एक तो क्लास लगाई क्लैड एक्स, और एक एक्सरसाइज की, ड्रिल किए कि अगर कोरोना महामारी आ गई तो महामारी में डॉक्टर, इंजीनियर, लोग ये कैसे डील करेंगे। वो होटल का नाम ही दिया, उस होटल में एक्सरसाइज की, और उस एक्सरसाइज में ये रिजल्ट निकाला कि अगर कोरोना आता है तो ऐसे वर्ल्ड में हम रेगुलेट करेंगे। उसमें जो शामिल थे क्लास में, उनके 3-4 नाम मैंने स्पेशली लिखे हैं कि आप उसमें आप बताओ, WHO सरकारी या गैर सरकारी? सरकारी। यूएस इंटेलिजेंस सरकारी। बिल गेट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गैर सरकारी, और यूनाइटेड स्टेट का सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज सरकारी, चाइना का सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सरकारी, फार्मा इंडस्ट्री प्राइवेट। इस किस्म के
होटल लाइन्स, एयरलाइंस, रॉकफेलर वगैरह, जो ये प्राइवेट का और सरकार का जो गठबंधन है, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे यहाँ भी बन रहे हैं ना, वो टोल पोस्ट, सड़कें वगैरह, उसकी हायर फार्म जो है कि राज वो करेंगे और जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर आपका विकास मॉडल चलाएंगे। सेम क्लोन कॉपी जहाँ आ रही है, बॉर्डर बंदी ऐसे ही है चलाई हुई। तो उसके अप्रोच के तहत जब वहाँ 2 एक्सरसाइज हो गई, इवेंट 201 एक्सरसाइज हुआ, फिर एक क्लास लगा दी ऐसे ऐसे डील करना है। अब उसके बाद जो भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग हुई, उससे ये पता लगता है कि WHO को गाइड करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल गेट, अब बताओ कि ये सरकार कर रही है अपनी PM को जो अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन होगा कल से रात से, वो लॉकडाउन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कराया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया? जब तक वो जहां नहीं पहुंचते तब तक हम आगे बढ़ना कठिन है। और लॉकडाउन का पहला काम था, हालांकि रेडी वाला 2-2, 3-3 मीटर की दूरी पर खड़ा हो सकता था, रेडी फड़ी वाला, और वहां से वो अपना माल बेच सकता था, बंद। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम इंडस्ट्री जहाँ 8, 9, 10 आदमी या 20 आदमी इकट्ठा काम करते हैं, बंद। ये वो 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो आ रहा है, उसका ग्राउंड साफ करने के लिए कि जैसे कहीं क्रिकेट खेलना हो या फुटबॉल खेलना हो तो पत्थर या ईंट रोड़े पड़े होते हैं ना, तो प्लेयर जो है पहले उसको आकर के हटा दे, कहीं पाँव ना लग जाए। वो छोटे छोटे रुकावटें जो थी, ईंट रोड़े पड़े थे मैदान जंग में, जहाँ पर 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन ने आकर के एक्सपेंशन देनी है, उनको हमारी सरकार ने पहले ही बुलडोजर लगा करके साफ कर दिया। उनके प्रोटेस्ट, बस खत्म कर देते हैं बस लास्ट में, उनके प्रोटेस्ट में कि लोग जहाँ इकट्ठे हो जाएं, सिविल सोसाइटी बनाएं, इसके खिलाफ लोगों को आगाह करें, लोग कोरोना के खिलाफ बोलें, दूसरा वगैरह, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करती है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आपको किसी से मिलना ही नहीं है। जब सोशल डिस्टेंसिंग हो गई तो उन्होंने क्या किया कि सिविल सोसाइटी जो बाद में एक डेमोक्रेसी की लाइफलाइन बनती है, उसको उन्होंने किल कर दिया। जब उन्होंने किल कर दिया उसको, तो इसका मतलब कि उन्होंने सोसाइटी को वहाँ ले गए हैं जहाँ सिर्फ 4 चीज़ों से पैसा कमाया जाएगा। वो है जो आपने डे टू डे यूज़ करनी है, कि पानी से पैसा कमाया जाएगा, बायो, फूड से पैसा कमाया जाएगा, बायो, आपकी दवाइयों से पैसा कमाया जाएगा, बायो, और जहाँ से जो दवाई उन्होंने मंगवाई थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है HQ, ट्रंप ने जो दाड़ा मारा था कि दवाई नहीं भेजो तो हमें तकनीक है लेने की, वहाँ जा कर के दवाई गई और इन्फ्लुएंजा के लिए दवाई वो ठीक थी। उस दवाई के खिलाफ 1-2 पेपर छापे गए और कहा कि ये दवाई नुकसान पहुंचाते, लिहाजा ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होगी। तो रिजल्ट आ गया वैक्सीन पर। वैक्सीन बनाने वालों ने कम से कम चाइना की 5 कंपनियां जो खरबपति बन गई इसी में, और दूसरी कंट्री भी बन गई हैं। तो ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए मालामाल बड़ी खरबपति बन गया है जो बनाने वाले हैं। अगर हाइड्रोक्लोरो से इन्फ्लुएंजा कंट्रोल हो जाता तो उनका कैपिटल आगे नहीं बढ़ता। तो 4 चीज़ें आ गई कि पानी का व्यापार, फूड का व्यापार, ये जूट वगैरह का व्यापार, बायोलाइफ का व्यापार, और ये जो है आपका फार्मा इंडस्ट्री का व्यापार। ये 4 बायो कैपिटल के आधार पर नया रीसेटिंग कर रहे हैं। उस रीसेटिंग में जो आपका माल बनना है वो तो बनेगा 4th इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से, और सरप्लस लेबर के बारे में जो कल बाद सवाल उठाए थे वही सवाल पैदा हो गए। धन्यवाद, टाइम ज़्यादा ले लिया है।